नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है राजनीति विज्ञान। और उसी राजनीति विज्ञान में हमारा जो टॉपिक है वह है भारत का ऐतिहासिक परिदृश्य। यानी हमारा जो भारत था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किस रूप से था और किस तरह से कार्य कर रहा था यहाँ का शासन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का ऐतिहासिक परिदृश्य। इस परिदृश्य में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे विदेशी कंपनियां। क्या पढ़ेंगे? विदेशी कंपनियां। भारत प्राचीन काल में एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में काम कर रहा था, लेकिन यहां पर विदेशी कंपनियों ने शासन किया। तो उस विदेशी कंपनियों की शुरुआत करते हैं। तो उसी विदेशी कंपनियों में सबसे पहले आती है पुर्तगाली। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी है पुर्तगाली। पुर्तगाल के तुरंत बाद भारत में आते हैं डच। डच के बाद तुरंत तीसरे भारत पर आने वाली यूरोपीय कंपनी अंग्रेज। उसके बाद डेनिश, और डेनिश के बाद पांचवी यूरोपीय कंपनी जिसका नाम था फ्रांसीसी। और नवीनतम जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार जो छठी यूरोपीय कंपनी है उस कंपनी का नाम है स्वीडिश। तो भारत पर आने वाली जो मूलतः 5 यूरोपीय कंपनियां और छठी जो यूरोपीय कंपनी थी उसको हम छठी स्वीडिश के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले भारत पे आने वाली यूरोपीय कंपनी थी, उसका नाम था पुर्तगाली। उसके बाद दूसरी भारत पे आने वाली यूरोपीय कंपनी थी, उसका नाम था डच। तीसरी भारत पे आने वाली यूरोपीय कंपनी थी, उसका नाम था अंग्रेज। और चौथी जो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी थी उसका नाम था डेनिश। और पांचवी फ्रांसीसी और छठी स्वीडिश। हम विस्तृत रूप से इनकी चर्चा करेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी वो कैसे रही और किस रूप से रही। तो इस प्रकार ही ये यूरोपीय कंपनी तो सबसे पहले आती है पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में प्रवेश करती है 1498। पुर्तगाली भारत में आती है सबसे पहली कंपनी, और पुर्तगाली का भारत में प्रवेश किया जाता है 1498 में। और इस समय भारत में पुर्तगाली का जो नाविक था उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जल मार्ग से, कौन से मार्ग से? जल मार्ग से गमन करता हुआ भारत के सुदूरवर्ती एक बंदरगाह था, जिस बंदरगाह का नाम था कालीकट बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह था? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। और उसी कालीकट बंदरगाह पे एक हिंदू राजा था, उस राजा का नाम था जैमरी। उस हिंदू राजा ने वास्को डी गामा की सहायता की और उसका स्वागत किया। और स्वागत करने के दौरान वास्को डी गामा ने जो कालीकट बंदरगाह था वहां पर उन्होंने मूलतः एक वस्तु का व्यापार किया। उस वस्तु का नाम था काली मिर्च। उसे मूल लाभ जो वस्तु थी उसे लाभ प्राप्त हुआ वो था 60 गुना। माना कि वो 1 रुपए की काली मिर्च लेके आया था तो उस काली मिर्च में उसे लाभ हुआ 60 रुपए। यानी मूल जो उसको लाभ हुआ वो लाभ हुआ 60 गुना। तो पहला भारत पे आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सबसे पहला परिचय था पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पहुंचने वाली यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगाली। उसका जो समय काल था वो था 1498 का। कब का था? 1498 का। और उसका जो नाविक था उस नाविक का नाम था वास्को डी गामा। और वो भारत पहुंचा तो जल मार्ग से पहुंचा, और उसने जिस जल संधि को या जिस जल ट्रेट को पार किया उसका नाम था उत्तम आशा अंतरीप। क्या नाम था? उत्तम आशा अंतरीप। इसके द्वारा वो जिसे अपने एक शब्दों में कैप हॉप गुड यानी उत्तम आशा अंतरीप भी कहते हैं, वहां से होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। अगर हम कालीकट बंदरगाह की बात करें तो भारत के जो 2 तटीय प्रदेश है, पश्चिमी तट और दूसरा पूर्वी तट, तो वो पूर्वी तट के अंतर्गत आने वाले कालीकट बंदरगाह था वो केरल राज्य में था। कहां था? केरल राज्य में था। और वहां पे पहुंचा, वहां पे पहले ही राजा था, किस राजवंश का था? हिंदू राजवंश का। और उस राजवंश के राजा का नाम था जैमरिन। और जैमरिन ने वास्को डी गामा स्वागत और सहयोग किया। और उस दौरान
उसने काली मिर्च का व्यापार किया और काली मिर्च के व्यापार में वास्को डी गामा को मूल व्यापार से यानी मूल जो वस्तु थी उसके मूल्य से 60 गुना लाभ हुआ। उस दौरान एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मलिक, क्या नाम था, अब्दुल मलिक ने भी वास्को डी गामा का सहयोग किया। तो हमारा पहला जो यूरोपीय कंपनी थी उसका नाम था पुर्तगाली, और पुर्तगाली भारत पहुंचे 1498 में। पुर्तगाली का जो शासक था जो भारत पहुंचा उस शासक का नाम था वास्को डी गामा, और वो जल मार्ग से उत्तर महासागरीय होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कौन से बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। और जैसे वो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा तो हिंदू शासक जैमरी ने उसका स्वागत किया। आपसे पूछा जाएगा कालीकट बंदरगाह कहां है, तो केरल में है। भारत के किस तट की तरफ है, तो पूर्वी तट की तरफ है। वहां पे हिंदू राजा कौन था, तो उसका नाम था जैमरी। उससे और वास्को डी गामा के बीच कैसा परिदृश्य रहा, तो उसने वास्को डी गामा का स्वागत और सहयोग किया। और उस दौरान अब्दुल मलिक नामक गुजराती व्यापारी भी वास्को डी गामा का विशेष सहयोगी रहा। तो पहला जिसमें अपने सामान्य है, पहले अपन इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसका विस्तृत परिचय पढ़ेंगे। तो पहली अपने पास जो यूरोपीय कंपनी थी उस यूरोपीय कंपनी को अपन ने पढ़ा पुर्तगाली। उसके बाद डच। डच भारत में 1602 में आते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि अंग्रेज भारत में 1600 में आते हैं, तो डचों को पहले क्यों दर्शाया जाता है? इनको पहले दर्शाने का कारण है कि डच भारत में आ तो 1600 पहले गए थे। कब आ गए थे? आ तो 1600 से पहले गए थे, लेकिन उन्होंने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1602 में स्थापित किया। इस कारण उनको भारत में अंग्रेजों से पहले माना जाता है, डच। तो डच के बारे में भी अपन विस्तृत रूप से बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अंग्रेज, जिसको अपन कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों की जो मूल रूप से व्यापारिक संस्था थी उस व्यापारिक संस्था का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और अंग्रेज भारत में आए 1699 में। सबसे पहले हम अंग्रेजों की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज किस प्रकार की जाति थी, कहां रहती थी, क्या उसका कार्य था, भारत क्यों आई, उसके परिदृश्य के बारे में। तो देखिए अंग्रेजों की पृष्ठभूमि, अंग्रेज थी मूलतः, जैसे अपन पृथ्वी है उसको दो गोलार्धों में बांटते हैं, एक होता है एन और एक होता है एस। एन का अर्थ होता है नॉर्थ गोलार्ध और एस का अर्थ होता है साउथ गोलार्ध। यह तो दशा होती है अक्षांशीय दशा के आधार पर। किस दशा के आधार पर? अक्षांशीय दशा के आधार पर। अगर हम इसको देशांतरीय दशा के आधार पर बांटे तो यह जो हो जाएगा पश्चिमी और यह हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो अंग्रेज मूल रूप से पश्चिमी गोलार्ध की जाति थी। किस गोलार्ध की जाति थी अंग्रेज? पश्चिमी गोलार्ध की। आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज किस गोलार्ध की जाति थी, तो किस गोलार्ध की जाति थी? पश्चिमी गोलार्ध की जाति थी, वो थी अंग्रेज मूलतः रूप से। और वो एक व्यापारिक जाति थी। किस प्रकार की जाति थी? व्यापारिक जाति थी। व्यापारिक जाति थी अंग्रेज। अब अंग्रेज व्यापार की जाति होने के कारण, व्यापार में जिज्ञासा होने के कारण पश्चिम से चलकर वो पूरब आई। किधर आई? पूरब आई। और इसी पूरब क्षेत्र के अंतर्गत एक विशाल यहां जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का नाम था एशिया। क्या नाम था? एशिया। और उसी एशिया के अंतर्गत एक भौगोलिक भूभाग था, उस भूभाग का नाम था भारत। तो अंग्रेज मूल रूप से पश्चिमी गोलार्ध की एक व्यापारिक जाति थी जो व्यापार करने हेतु पूर्वी गोलार्ध यानी भारत की ओर आई। अब किस तरह से आई, कैसे आई? देखिए 31 दिसंबर सन 1599 को स्थापना की जाती किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। एनसीईआरटी के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती 31 दिसंबर सन 1599 को। कब की जाती है? 31 दिसंबर 1599। जैसे ही इसकी स्थापना होती 31 दिसंबर 1599 को, और ये 1600 में कहां पहुंच जाती है यह व्यापार अधिकार? भारत पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? भारत पहुंच जाता है। और इस समय इसकी स्थापना करने वाली जो ब्रिटिश की महारानी थी उस महारानी का नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था?
महारानी थी जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो एक बार दोबारा देख लेते कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 को की गई और यह भारत पहुंच गई, यानी उसका जो व्यापारिक दस्तावेज था वो लागू कब किया गया? तो कब किया गया? 1600 में। कब लागू किया गया? 1600 में लागू किया गया। और इस दौरान ब्रिटिश की जो राजा या महारानी जो भी थी उसका नाम था एलिजाबेथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई एक प्रमुख व्यापारिक संस्था थी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1599 को की गई और 1600 में यह, अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत में लागू हो गया, कब? 1600 में। अब जो एलिजाबेथ थी, क्या नाम था? एलिजाबेथ, वो कहती है कि जो कंपनी है, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो व्यापार करेगी किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में व्यापार करेगी? पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करेगी, अर्थात भारत के अंदर व्यापार करेगी। और कहा कि वो आगामी कितने साल तक व्यापार करेगी? 15 वर्ष तक। कितने वर्ष तक व्यापार करेगी? 15 वर्ष तक। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई और पूरी गोलार्ध में यानी भारत में आगामी 15 साल तक व्यापार करेगी। जैसे वो भारत में उसके 15 साल व्यापार करने के पूरा हो जाएगा तो उसका ये दस्तावेज का समय काल है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का आगामी समय काल कब तक था? 1615 तक। यानी स्थापना कब हुई? 1600 में स्थापना की गई। किसके द्वारा? एलिजाबेथ के द्वारा। और उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों की गई? पूर्वी गोलार्ध में व्यापार करने हेतु, अर्थात भारत में। और उसके प्रथम व्यापारिक जो समय अवधि थी वो कितने साल थी? 15 साल थी। अर्थात 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पत्र भारत से समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अब देखिए, आपसे पूछेंगे जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत पर किस राजा का शासन था? तो उस समय भारत का जो राजा था उस राजा का नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अपने देखा कि 1600 में अधिकार लागू हो गया तो भारत में 1556 से लेकर 1605 तक, कब तक? 1556 से लेकर 1605 तक जिसका शासन रहा उस राजा का नाम था अकबर। तो आपका क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भारत में स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था वो कौन था? अकबर। अर्थात आपको राजवंश पूछ लिया जाए तो कौन सा राजवंश था? मुस्लिम राजवंश। यानी उस समय भारत पर राजा यानी जिसके द्वारा शासन किया जाता था उस राजा का नाम था अकबर और राजवंश था मुस्लिम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1615 में व्यापारिक अधिकार पत्र महारानी एलिजाबेथ के अनुसार समाप्त होने का अंतिम समय तिथि रखी गई। लेकिन उससे पहले सन 1608 यानी कंपनी द्वारा भेजे गए व्यापारिक दूत, कंपनी द्वारा भेजे गए व्यापारिक दूत, अब देखिए कंपनी अपना पहला व्यापारिक दूत भेजती है 1608 में जिसका नाम था हॉकिंस। क्या नाम था? हॉकिंस। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे गए व्यापारिक दूत, पहला दूत था 1608 में और उसका नाम था हॉकिंस। क्या नाम था? हॉकिंस। और हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत था। किसका दूत था? जेम्स प्रथम का दूत था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में भेजा गया प्रथम व्यापारिक दूत कब पहुंचा? 1608 में पहुंचा और उस दूत का नाम क्या था? हॉकिंस। क्या नाम था? हॉकिंस। और वो किसका दूत था? जेम्स प्रथम का, यानी इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, उसका दूत था। और जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि 1556 से 1605 तक का समय था वो किसका था? अकबर का। अकबर के बाद तुरंत जो मुगल काल का शासक बनता है उस शासक का नाम होता है जहांगीर। क्या नाम होता है? जहांगीर। तो जैसे ही जेम्स प्रथम 1608 में और कहां पहुंचता है? आगरा। अगर पहुंचने का समय भी पूछ लिया जाए तो दिसंबर
1608 स्थान आगरा। प्रथम दूत का नाम हॉकिंस। किसका दूत था? जेम्स प्रथम का दूत। और जेम्स प्रथम कौन था? ब्रिटिश का राजा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया प्रथम दूत कौन सा था? हॉकिंस। कब भेजा गया? 1608। किस माह में आया? दिसंबर। कहां पे आया? आगरा। किसका दूत था? जेम्स प्रथम का दूत था। अब बात आती है कि वो किस राजा के दरबार में आया, यानी वो राजा था जहांगीर। अब आपको यह भी पूछेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया प्रथम दूत हॉकिंस आगरा में जहांगीर से मिलता है, तो उस समय भारत पर किसका राजवंश था या अधिकार था? तो उस समय भारत पर अधिकार था, वो था पुर्तगालियों का। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी, उस यूरोपीय कंपनी का नाम था पुर्तगाली। तो जैसे ही हॉकिंस आता है और आगरा में किससे मिलता है? जहांगीर से। और जहांगीर से व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण हॉकिंस जहांगीर से व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त नहीं कर पाता है और हॉकिंस वापस अपने देश ब्रिटिश चला जाता है। कहां चला जाता है? ब्रिटिश। तो पहला अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया जो दूत था, उस दूत का नाम था हॉकिंस। ठीक है, देखिए दूसरा दूत था, उसका नाम था टॉमस्रो। क्या नाम था? टॉमस्रो। टॉमस्रो आते हैं कब? 1615 में। और टॉमस्रो भी किसके दूत थे? जेम्स प्रथम के। और जेम्स प्रथम कौन था? ब्रिटिश का राजा। अब देखिए यह आते हैं और आपने देखा होगा कि भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित एक राज्य है और उस राज्य के अंतर्गत एक जिला अजमेर। तो हॉकिंस आते हैं कहां पे? अजमेर में। और हॉकिंस की अजमेर में मुलाकात होती है किसके साथ? जहांगीर के साथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया दूसरा दूत कौन सा था? टॉमस्रो। कौन सा था? टॉमस्रो। और किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है। और कब आता है? 1615 को। और जहांगीर से कहां मिलता है वो? अजमेर में। क्या परिचर्चा होता है? देखिए कि जैसे ही टॉमस्रो आता है जहांगीर से व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु, क्या करने हेतु? व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु क्या करने आता है? व्यापारिक अधिकार। प्रारंभ में जहांगीर टॉमस्रो को व्यापारिक अधिकार पत्र दे देता है। क्या कर देता है? दे देता है, यानी एक बार है वो जहांगीर टॉमस्रो को व्यापारिक अधिकार पत्र दे देता है। लेकिन उसी समय किसका हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाता है? पुर्तगालियों का। किसका हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाता है? पुर्तगालियों का, यानी पुर्तगाली राजवंश का हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाता है। और टॉमस्रो को जो व्यापारिक अधिकार पत्र जहांगीर ने दिया था उसे जहांगीर एक बार क्या ले लेता है? वापस ले लेता है। क्या ले लेता है? वापस ले लेता है। अर्थात अभी तक भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पूरी तरह से स्थापित ना हो पाई है। तो देखते हैं हम टॉमस्रो को। तो टॉमस्रो किसका दूत था? जेम्स प्रथम का दूत था। और जेम्स प्रथम कौन था? ब्रिटिश का राजा था। टॉमस्रो भारत आया कब? 1615 में। कहां पे? जहांगीर से उसकी मुलाकात होती है अजमेर। अजमेर पूछे तो किस प्रांत में है? राजस्थान प्रांत में है। जहांगीर से मुलाकात का क्या परिचर्या रहता है? तो परिचर्या यह रहता है कि व्यापारिक अधिकार पत्र प्राप्त कर लेता है एक बार, लेकिन पुर्तगाली हस्तक्षेप के बाद जहांगीर अपना व्यापारिक अधिकार पत्र वापस ले लेता है। इससे दो चीजें निकलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित भारत में प्रथम व्यापारिक बस्ती क्या आती है? व्यापारिक बस्ती। आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। जय श्री राम। लेकिन ये कि गोल अचीव होना चाहिए। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30 5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने की बात। चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया।
वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू। पहला प्लान शानदार तालियां पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त। उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया। उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा लो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जनरल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के